हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल सारी न्यूज़ें हैं जहां प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को टारगेट किया है और उन्होंने बोला है कि अपने प्रभाव को जमाने के लिए या फिर जो उनकी ज़मीन खोती जा रही है राजनीतिक, उसको बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को या फिर जो छोटी पार्टियां हैं उनको भड़का रही हैं देश के भले के खिलाफ। यानी कि जो भाजपा जो स्कीमें ला रही है, केंद्र सरकार जो स्कीमें ला रही है, वो राजनीतिक दल, जो छोटे राजनीतिक दल हैं या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उसमें उनका सामंजस्य नहीं होने देती हैं, उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचने देती हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो है विपक्ष एक हो तो 14 वाले 24 में सफल नहीं होंगे। ये टारगेट किया है नीतीश कुमार ने भाजपा को और उन्होंने बोला है कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा फिर से सत्ता में, यानी कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, वो उसमें नहीं जीत पाएंगे। और नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और इस बार तेजस्वी डिप्टी सीएम बने हैं। अब आते हैं मेन न्यूज़ पर कि 1 सितंबर से एयरलाइंस अपने हिसाब से तय कर सकेंगी किराया। देखिए, सरकार ने घरेलू हवाई किराए की न्यूनतम और उच्चतम सीमा को 31 अगस्त से हटाने का निर्णय किया है। यानी कि 1 सितंबर से एयरलाइंस अपने हिसाब से किराया तय कर सकेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की दैनिक मांग और कीमत का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद हवाई किराए की सीमा खत्म करने का निर्णय किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी में शुरू हुई लड़ाई के बाद एटीएफ की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी, जिसमें पिछले कुछ हफ्ते में गिरावट आ रही है। 1 अगस्त को दिल्ली में 1 किलोलीटर यानी कि 1000 लीटर एटीएफ की कीमत 1.21 लाख रुपए थी, जो पिछले महीने की तुलना में 14% कम है। कोरोना के चलते 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 25 मई 2020 को जब घरेलू उड़ानें शुरू की गई थी, तब केंद्र ने उड़ान के समय के आधार पर न्यूनतम व उच्चतम किराए की सीमा तय कर दी थी। उड़ान के समय को आधे घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में आधे आधे घंटे के आधार पर 7 हिस्सों में बांटा गया था। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि इस समय कोई भी एयरलाइंस 40 मिनट की उड़ान के लिए किसी भी स्थिति में 2900 रुपए से कम और 8800 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकती हैं। इसमें जीएसटी शामिल नहीं था। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे जस्टिस यूयू ललित। अब जस्टिस यूयू ललित का नाम अभी वर्तमान जो जस्टिस हैं उन्होंने सुझाया था, क्योंकि ये जब जस्टिस यूयू ललित भी रिटायर होंगे तो उन्हें भी एक नाम, यानी कि एनवी रमन्ना ने जो इनका नाम सुझाया था, तो यूयू ललित भी किसी एक के नाम को केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव के रूप में भेजेंगे और उसे केंद्र सरकार लगभग मान लेती है। जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। उनकी नियुक्ति के अधिपत्र पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हस्ताक्षर किया है। वर्तमान सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। 27 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल संक्षिप्त होगा और 3 महीने से भी कम समय इस पद पर रहने वाले वह 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका कार्यकाल कुल 74 दिन का होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष और सभी 25 हाईकोर्ट के जज 62 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। जस्टिस ललित सीधे बार यानी कि वकील से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले देश के दूसरे सीजेआई हैं। जस्टिस एस.एम. सीकरी देश के पहले ऐसे सीजेआई थे जिन्हें मार्च 1964 में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। वह 1971 में 13वें प्रधान न्यायाधीश बने थे। जस्टिस ललित 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए थे।
चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सैन्य अफसरों की शिक्षा व प्रशिक्षण को और बेहतर करना होगा, वायुसेना प्रमुख। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि सुरक्षा आयामों की चुनौतियों का सामना करने के लिए सैन्य अफसरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के तरीकों को बेहतर और परिष्कृत करना होगा। यह इस समय की बढ़ती जरूरत है। वायुसेना प्रमुख बुधवार को गांधीनगर में वायुसेना और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। शैक्षणिकता और शोध के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद वायुसेना प्रमुख ने कहा कि युद्ध परंपरागत तरीके से तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन बिना गति और गैर घातक हथियारों का भी उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान सूचना के युग का केंद्रीय संसाधन है। सूचना के जरिए रणनीतिक और जियोपॉलिटिक्स को बदला जा रहा है। सुरक्षा संबंधी खतरों की प्रकृति में भारी अंतर आ चुका है। नए रणनीतिक उद्देश्यों से नए और अनजान खतरे भी बढ़ रहे हैं। भावी युद्ध के लिए तकनीक, प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में सैन्य अफसरों को अहम आयामों में तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी शिक्षा और प्रशिक्षण के पैटर्न को और सुधारने की जरूरत है। एक न्यूज और है कि स्लीपर एसी 3 टियर में बहाल हो वरिष्ठ नागरिकों की छूट, ये रिपोर्ट दी है समिति ने। देखिए, इसमें अभी तक कोरोना काल में क्या किया गया था कि जो छूट यानी कि 60 प्लस नागरिकों को, 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा नागरिकों को छूट दी जाती थी 40 से 50% की, उसको कोरोना काल में रोक दिया गया था और सभी किराए सामान्य कर दिए थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट थी, जैसे कि दिव्यांगजन, अति वरिष्ठ जन और छात्रों को। उसके बाद कोरोना की स्थिति जब सामान्य हुई और ट्रेनें जब सामान्य तौर पर चलने लगी, तब भी ये छूट नहीं दी जा रही थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो छूट दी जा रही थी 60 वर्ष के बाद की, उसको खत्म किया जाए। लेकिन समिति ने इस पे संज्ञान लिया है और ये समिति के हेड हैं इसमें राधा मोहन सिंह, जो भाजपा के नेता ही हैं। उन्होंने बोला है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को स्लीपर और AC 3 में छूट दी जानी चाहिए। अब ये केंद्र सरकार के सामने फिर से रिपोर्ट गई है सुधार होकर। अब केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सतर्कता डोज के रूप में अब कॉर्बेवैक्स भी लगवा सकेंगे। देश को कोरोना वायरस के खिलाफ सतर्कता डोज के रूप में एक और वैक्सीन मिल गई है। सरकार ने बुधवार को बायोलॉजिकल ई की कोरोना रोधी वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को सतर्कता डोज के रूप में लगाने की मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉर्बेवैक्स प्राथमिक डोज में दी गई वैक्सीन से अलग होगी। अभी यह वैक्सीन केवल 12 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक डोज के रूप में लगाई जा रही थी। सरकार की मंजूरी के बाद अब 18 साल से अधिक उम्र के उन सभी लोगों को यह सतर्कता डोज के रूप में लगाई जाएगी जिन्होंने कम से कम 6 महीने पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो। दूसरी डोज के 6 महीने बाद ही सतर्कता डोज लगाने की अनुमति है। सूत्रों ने बताया कि पहले की तरह कोविशील्ड और कोर्बेवैक्स सतर्कता डोज के रूप में लगाई जाती रहेगी। ये दोनों वैक्सीन उन्हीं लोगों को सतर्कता डोज के रूप में दी जाती है जिन्होंने इसकी प्राथमिक डोज लगवाई हो। चलिए नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि ऐप लोन में सीमित होगी मध्यस्थों की भूमिका। बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल माध्यम के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए आरबीआई ने आम ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने का ऐलान किया है। बुधवार को आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग यानी कि मोबाइल ऐप से लोन वितरण पर गठित कार्यदल की कुछ सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। इसमें एक अहम फैसला यह है कि बैंकों व ग्राहकों के बीच कर्ज दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी कि LSP ग्राहकों की जानकारी, लेन, आवेदन, कर्ज की राशि आवंटित करने, कर्ज वसूली करने वाली कंपनियों की भूमिका सीमित कर दी गई है। आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि कर्ज का वितरण और कर्ज की वसूली सीधे बैंक और ग्राहकों के बीच होनी चाहिए, किसी भी तीसरे पक्ष के खाते में नहीं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर LSP को ग्राहकों को कर्ज दिलाने के लिए कोई सेवा शुल्क देना है तो उसका भुगतान बैंक करेगा, ग्राहक कोई भुगतान नहीं करेगा। अभी तक LSP ग्राहकों से भी सेवा शुल्क वसूलते थे।
एक अन्य कदम यह उठाया गया है कि कर्ज वितरण से पहले उसके बारे में पूरा ब्यौरा ग्राहकों को लिखित में सौंपना होगा। एक तरह से इसमें सेवा शर्तों का ब्यौरा होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, एशिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है भारत। वैश्विक बाधाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक ब्रोकरेज एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने अच्छी खबर दी है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है। इसका कारण यह है कि भारत मजबूत घरेलू मांग उत्पादन करने की स्थिति में है। आर्थिक सुधारों, युवा कार्यबल और कारोबारी निवेश से इसमें मदद मिलेगी। एजेंसी ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर औसतन 7% रह सकती है। एजेंसी के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारत का एशियाई व वैश्विक विकास में क्रमशः 28 व 22% का योगदान रहेगा। नोट में कहा गया है कि कम कॉर्पोरेट कर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और सप्लाई चेन के विविधीकरण के संभावित लाभार्थी के रूप में भारत घरेलू मांग को बनाए रखेगा। चलिए, एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए ओएनडीसी और सिडबी में समझौता। अधिक से अधिक छोटे उद्यमियों व दुकानदारों को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत सिडबी छोटे उद्यमी व दुकानदारों को ओएनडीसी की पूरी जानकारी देगा और उससे जुड़ने के फायदे भी बताएगा। सिडबी मुख्य रूप से छोटे उद्यमी व कारोबारियों को लोन मुहैया कराता है। इस वजह से सिडबी की मदद से अधिक एमएसएमई को ओएनडीसी से जोड़ा जा सकता है। सिडबी ओएनडीसी से जुड़ने वाले उद्यमियों को ई कॉमर्स वित्तीय सहायता भी मुहैया कराने का काम करेगा। वहीं छोटे उद्यमियों के उत्पादों की मार्केटिंग के काम में भी मदद करेगा। कोयंबटूर और लुधियाना के एमएसएमई क्लस्टर से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज से है कि विश्व शांति के लिए मोदी, पोप और गुतरेस का बने आयोग। देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का यह एक अनूठा उदाहरण है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज का मानना है कि दुनिया में बढ़ती अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस को मिलाकर एक आयोग गठित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों के भीतर मेक्सिको के राष्ट्रपति 2 बार सार्वजनिक तौर पर इस प्रस्ताव की चर्चा कर चुके हैं। भारत ने इस प्रस्ताव पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक दक्षिणी अमेरिकी देश की तरफ से आए इस प्रस्ताव की कूटनीतिक सर्किल में चर्चा खूब हो रही है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह अपने प्रस्ताव के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखेंगे ताकि इस पर शीघ्रता से अमल हो सके। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से विश्व शांति की कोशिश हो सकती है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसमें यूएन के महासचिव, भारत के प्रधानमंत्री और पोप फ्रांसिस को शामिल किया जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे ने थाईलैंड जाने की मांगी अनुमति। श्रीलंका के घोर आर्थिक संकट के विरोध में देशवासियों के प्रदर्शन से डरकर सिंगापुर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अब थाईलैंड जाना चाहते हैं। उन्होंने थाईलैंड से स्थायी निवास के लिए प्रवेश की अनुमति मांगी है। थाईलैंड के विदेश मंत्री ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रॉयटर के सूत्रों के अनुसार उनके गुरुवार को सिंगापुर से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने की उम्मीद है। बता दें कि श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षे देशवासियों के भारी विरोध के बाद 14 जुलाई को सिंगापुर भाग गए थे। इससे एक दिन पहले वह मालदीव पहुंचे थे, लेकिन उसने शरण देने से इनकार कर दिया था। उधर श्रीलंका में तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के विरुद्ध शुरू हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन 123 दिन मंगलवार को समाप्त हो गया। चलिए, तो ये आज का यानी 11 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।